एक आदमी मुंबई के एक कोठे पर जाता है और कोठे पर पहुंचते ही वो वहां की सुंदर सुंदर लड़कियों को देखना शुरू करता है और एक के बाद एक सारी लड़कियों को वो अपने सामने बुलाता, उन्हें देखता और उन्हें रिजेक्ट कर देता। वो कहता नहीं नहीं ये नहीं चलेगी, कोई दूसरी मंगाओ। फिर उस कोठे की मालकिन दूसरी लड़की मंगाती तो वो उसे भी देखता और हटा देता, मना कर देता। वो कहता कि मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं आ रही है, अगर तुम्हारे पास कोई और भी अच्छा हो, कोई और भी बेहतर हो तो उसे बुलाओ। तब उस कोठे की मालकिन जो होती है वो कहती आज से जो धंधे पर आई है उसे जरा सामने लेकर आओ। तो जब वो लड़की उसके सामने आती है तो जैसे ही उस लड़की की नज़र इस व्यक्ति पर पड़ती है और इस व्यक्ति की नज़र उस लड़की पर पड़ती है, उस लड़की की झुकी हुई निगाहों को देखकर ये समझ जाता है कि यही ठीक रहेगी और कहता है कि यही चलेगी और मुझे यही लड़की चाहिए। लेकिन उस लड़की की तरफ जब वो ध्यान से देखता है तो उसकी आंखें बिल्कुल भरी सी होती हैं और उसकी आंखों से एक एक बूंद आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है और उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है कमरा किधर है। वो उधर उसे खींचते हुए लेकर चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जब एक पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक कोठे पर पहुंच जाता है और किस तरीके से कोठे पर वो पहुंचता है और कैसे अपनी पत्नी को बचाता है, ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपने राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली एक लड़के से जिसका नाम साहिल होता है। साहिल देखने में बेहद खूबसूरत और हसीन होता है और मल्टीनेशनल कंपनी में चूंकि वो काम करता है तो उसी की एक अच्छे खासे पैकेज पर नौकरी भी लगी होती है और वो उस कंपनी के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। देखते ही देखते साहिल की उम्र बढ़ती चली जाती है। जब उसकी एक उम्र हो जाती है तो घर वाले उसकी शादी के लिए परेशान हो जाते हैं और उसकी शादी कराने के लिए लड़कियां देखे जाना शुरू कर दी जाती हैं। अब एक के बाद एक लड़कियां आती, साहिल उन्हें देखता लेकिन रिजेक्ट कर दिया करता, क्योंकि साहिल की खूबसूरती वो अपने जितना ही खूबसूरत एक लड़की भी ढूंढना चाहता था। अब इसी दरमियान साहिल के घर एक रिश्ता आता है जिस लड़की का नाम होता है तान्या। देखने में बेहद खूबसूरत और काफी अच्छा फिगर और हर चीजों के साथ इतनी अच्छी दिखती है कि कोई भी अगर देखे तो एक बार में ही हाँ कर दे। अब जैसे ही इस फोटो को साहिल के मोबाइल पर सेंड किया जाता है कि साहिल जैसे ही उस फोटो को क्लिक करता है और वो फोटो उसके सामने खुलता है, वो तुरंत ही उसी व्हाट्सएप पर हाँ लिखकर भेज देता है। माँ बाप को भी बड़ा अच्छा लगता है कि चलो आज किसी तरीके से साहिल को कोई लड़की तो पसंद आई। अब लड़की पसंद आने के बाद शादी की तैयारी होने लगती है और शादी की तैयारी भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि बेहद धूमधाम तरीके से होती है। हर वो चीज़ की व्यवस्था कराई जाती है जिस चीज़ की ज़रूरत एक अच्छे शादी में होनी चाहिए। और इधर से लड़की के परिवार वाले भी किसी के खातिरदारी में कहीं चूकते नहीं हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं। और बेंगलोर के ही एक मैरिज हॉल से साहिल और तान्या की शादी हो जाती। शादी होने के बाद तान्या अपने ससुराल आती है और रात की रस्मो रिवाज जिसे सुहागरात कहते हैं वो सब मनाया जाता है। और मनाए जाने के बाद एक एक दिन करके उसका दिन इसी घर में बीतना शुरू हो जाता है। इधर पत्नी से साहिल भी बहुत खुश रहता है, दोनों की बॉन्डिंग बिल्कुल अच्छी चलती रहती है कि तभी अचानक एक दिन साहिल के नंबर पर एक फ़ोन आता है और वो उस कंपनी के एक सीनियर ऑफिसर का फ़ोन होता है। वो कहते हैं कि साहिल तुम कैसे हो? तो वो बताता है सर मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? तो कहते हैं अरे यार तुमको जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए मुंबई, वहाँ से कंपनी को कुछ बिजनेस अच्छा नहीं आ रहा है, तुम वहाँ कुछ दिन बिताओगे तो यहाँ की तरह ही मुंबई की बिजनेस को भी कुछ ऊपर ले जाओगे तो ठीक रहेगा। साहिल कहता है जी सर मैं बिल्कुल जाने के लिए तैयार हूँ। अब जैसे ही ये बात तान्या को पता चलती है,
तान्या तो मन में दुखी होती है, लेकिन क्या करे, पति की नौकरी का सवाल था, इसलिए साहिल को तो वहां जाना ही था। अब साहिल तान्या को यहाँ अकेले छोड़कर सीधे मुंबई उस कंपनी में चला जाता है और वहां रहकर अपना काम शुरू करता है। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। इधर ना तान्या का मन रखता है और ना ही उधर साहिल का मन रखता है। दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल बेचैन से हुए रहते हैं कि कब एक दूसरे से मुलाकात हो जाए। और इसी दरमियान साहिल ने तान्या को फ़ोन किया, अपने माँ बाप से बात किया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक टिकट भेज रहा हूँ, तुम बेंगलोर से ट्रेन पर बैठ जाओ और सीधे मुंबई आ जाओ, जहाँ पर मैं तुम्हें उतार लूँगी। अब चूंकि ट्रेन में तो कई बार जा चुकी होती है तान्या, लेकिन आज उसको अपने पति से मिलने जाना था, इसके लिए उसके अंदर जो खुशी थी वो उसे रोक नहीं पा रही। जैसे ही टिकट मिलता है वो तुरंत तैयार होती है, कपड़े पैक करती है और सीधे बताए हुए ट्रेन में जाकर बैठ जाती है। ट्रेन चल देती है और रास्ते में उसके सामने 2 लोग और बैठ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि तान्या कभी वीडियो कॉल करती तो कभी फ़ोन कॉल करती और हर जगह की एक एक सीन को किसी को दिखा रही होती है, क्योंकि तान्या देखने में इतनी खूबसूरत थी और देखने के बाद भी ये नहीं लग रहा था कि तान्या की शादी हो चुकी है। अब ये सब वो दोनों व्यक्ति वाच करते रहते हैं, लेकिन तान्या इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है और बातचीत करते करते आखिरकार मुंबई के जिस स्टेशन पर पहुंचना रहता है वहां से महज 3 घंटों की दूरी पर रह जाती है। तब तान्या अपने पति साहिल को फ़ोन करती है और कहती है कि बस 3 घंटे और लगेंगे, मैं आ रही हूँ। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं स्टेशन पर पहुँच चुका हूँ, मैं 3 घंटे और इंतज़ार कर लूँगा। लेकिन अचानक इसी बीच तान्या का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और तान्या का कुछ पता नहीं चल पाता है। ट्रेन आ जाती है, उसका पति ये खोजने लगता है कि मेरी पत्नी इस ट्रेन में कहाँ है, निरंतर खोजता है, लेकिन उसकी पत्नी कहीं नहीं मिलती है। उसका मोबाइल भी बंद आने लगता है। उसके बाद वो तुरंत जीआरपी थाने में संपर्क करता है, पुलिस में अपने पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चल पाता कि आखिर तान्या कहाँ गई, उसे ज़मीन खा गया कि आसमान निकल गया। लेकिन जब कहीं कोई पता नहीं चलता है तब वो सीधे वहीं स्टेशन से ट्रेन पकड़ता है और बेंगलोर जाता है और वहाँ के स्टेशन पर खोजबीन करता है। वहाँ के स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज देखता है तो उसमें देखता है कि तान्या सुरक्षित तो ट्रेन में बैठी थी, लेकिन अब गई तो गई कहाँ। इस बात का कोई पता नहीं चल पाता कि तान्या कहाँ चली गई और किसके साथ गई। इधर तान्या बेहोशी की हालत में एक कोठे पर पहुंचती है। उस कोठे पर उसके खरीद फरोख्त का काम हो रहा होता है और उसका जो रेट लगता है वो मात्र 45,000 रुपये रेट लगता है और उसे उस कोठे पर बेच दिया जाता है। लेकिन जब तान्या की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसे एक कुर्सी से बांध दिया गया है और वो लगती है चिल्लाने, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखा गया होता है। और यहाँ से वो कितना भी चीखे चिल्लाए, लेकिन ये आवाज़ सिर्फ उसी कमरे में गूंजती है, वहाँ से बाहर नहीं जा पाती है। जब ज़्यादा ये चिल्लाने लगती है, ज़्यादा परेशान करने लगती है, तो इसके मुंह पर टेप लगा दिया जाता है और इसे चुपचाप उसी जगह पर छोड़ दिया जाता है। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, लेकिन तान्या को वो लोग छोड़ते नहीं हैं, उसी कमरे में बंद करके रखते हैं। अब इसके बाद तान्या अपने दिनों का इंतजार करने लगती है, लोगों से गिड़गिड़ाती है, लोगों का पैर पकड़ती है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने पति से मिलने जाना है, लेकिन उसे लोग लात मार के चले जाते हैं, कोई उससे कुछ नहीं पूछता है। और उस कोठे की मालकिन, जिसका नाम सुनीता पुजारी होता है, वो सिर्फ उससे एक बात कहती है कि देख, तुझे यहाँ पर धंधा करना पड़ेगा, क्योंकि तू इसीलिए आई है, मैंने तेरा पैसा दिया है, कोई तुझे फ्री में नहीं खरीदा है। वो कहती है कि मुझे बेचा किसने है, मैं तो यही नहीं जान पा रही हूँ। ये सब बातें उन दोनों के बीच चलती हैं और इसी दरमियान तकरीबन 10 से 12 दिन बीत जाते हैं। जब लगता है कि अब तान्या के पास कोई चारा नहीं है तो आखिरकार तान्या टूट जाती है। 15 से 16 दिन बाद वो उस लाइन में खड़े होने के लिए तैयार होती है, उस तरीके के कपड़े पहनने के लिए तैयार होती है जिसे देखते ही कोई भी पुरुष उत्तेजित हो जाता है और उन महिलाओं को पकड़ के अपने साथ कमरे में लेकर चला जाता है। और उसके एवज में वो उस मालकिन को पैसे भी देता। मालकिन
जो मन करता वो पैसा उन लड़कियों को देती, नहीं तो पूरा पैसा अपने ही रख लिया करती थी। आज तान्या का पहला दिन था। एक ग्राहक आता है और वो तान्या को पसंद करता है और कमरे में लेकर चला जाता है। अब जैसे ही तान्या कमरे में जाती है, उस आदमी के पैर पकड़ लेती है, रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है साहब मैं यहाँ फंस गई हूँ, किसी तरीके से मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, अपने फ़ोन से मेरे पति के नंबर पर फ़ोन कर दीजिए, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। अब इतना सुनना ही था कि वो इस लड़की से पूरी कहानी जानता है और कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पति से बात जरूर कराऊंगा, लेकिन हम जिस काम के लिए आए हैं पहले वो तो कर लें। तब वो लड़की जब उसके पैरों में पकड़कर रोने लगती है, वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। अक्सर कोठी पर गए हुए लोग बेहद खराब होते हैं, लेकिन ये शख्स इतना अच्छा था कि इसने तुरंत ही तान्या को मोबाइल दिया और तान्या अपने पति यानी साहिल के पास फोन करती है। इस पूरी घटना के बारे में साहिल को रो रो कर बताने लगती है। यकीन मानिए दोस्तों, बैठा हुआ वहां पर शख्स जिसके मोबाइल से ये बात हो रही होती है, वो भी इस लड़की की दास्तां सुन के रोने लगता है और वो उस जगह का पूरा ब्यौरा साहिल को बताता है। फिर साहिल भी एक ग्राहक बनता है और उसी कोठी पर पहुंच जाता है। और जब साहिल उस कोठी पर पहुंचता है तो सारी लड़कियों को एक एक कर अपने सामने बुलाना शुरू करता है, लेकिन जब उसे कोई भी पसंद नहीं आती है तब वो एक लड़की को जब सामने लाया जाता है जो अभी नई नवेली, जिसने आज ही के दिन से शुरुआत किया था, उसका सिर्फ और सिर्फ पहला ग्राहक जा चुका होता है और दूसरा ग्राहक साहिल रहता है। तो जैसे ही उस लड़की की नज़र साहिल के ऊपर पड़ती है, यानी तान्या की नज़र साहिल के ऊपर पड़ती है, साहिल की आंखें तो नम हो जाती हैं, उधर तान्या की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे पकड़ता है और घसीटते हुए कोठे के एक कमरे की तरफ लेकर चला जाता है। अब वहां अंदर जाने के बाद तान्या अपनी पूरी बात तो फोन पर ही बता चुकी होती है। अब साहिल और तान्या ये प्लान बनाते हैं कि आखिर अब यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। तो साहिल वहीं मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है और ये पूरी कहानी बताता है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, काबिले तारीफ है मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस ने पूरी जान लगा दी और पूरे कोठे को चारों तरफ से घेर लिया और इतने पुलिस वाले लगा दिए कि आखिरकार पुलिस वाले उस कमरे में भी जा पहुंचते हैं जिस कमरे का नंबर साहिल ने कंट्रोल रूम में नोट कराया था। और उस कमरे में पहुंचने के बाद तान्या और साहिल को पुलिस बाइज्जत लेकर बाहर आती है और इस कोठा चलाने वाली सुनीता पुजारी को पकड़ती है। इसके एक और महिला साथी होती है, उसको भी गिरफ्तार करती है। और जब इन दोनों से कड़ाई से पूछताछ की जाती है तब कोठे की मालकिन बताती है कि सिर्फ तान्या ही नहीं, यहाँ तकरीबन 10-12 लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें हम लोग खरीद कर लाए हुए हैं और तान्या की बदौलत ही 10 से 12 और लड़कियों का जीवन बचता है। और उसके बाद उन 2 दलालों को भी पकड़ा जाता है जिसने तान्या को 45,000 रुपए में इस कोठे की मालकिन सुनीता पुजारी को बेचा होता है और सबको जेल में डाल दिया जाता है। आजकल ये लोग सजा भोग रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइए। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लेकिन आपसे एक विनम्र निवेदन है, आप कहीं भी बस में, ट्रेन में या किसी भी जगह पर यात्रा करें, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सामान अगर आपको खाने के लिए दे, पीने के लिए दे, तो बिल्कुल मत पीजिएगा, क्योंकि तान्या को भी उन लोगों ने एक चाय ऑफर किया था और उसी चाय में कुछ ऐसा मिला दिया जिससे तान्या बेहोश हो जाती है और उसे कोठी पर बेच दिया जाता है। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।